आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो जिस चैप्टर का बात बताने जा रहे हैं वह चैप्टर है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का पार्ट 1 हम चल रहे हैं, पार्ट 1 में हम चल रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि कॉम्बिनेशन में क्या करना पड़ता है। कॉम्बिनेशन बहुत कलाकारियत वाला जो है सो आप जो भी यूज जानते हैं आप अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और दो छोटे छोटे वाक्य को आपस में आप कैसे जोड़ते हैं इसका अध्ययन जो है सो कॉम्बिनेशन में किया जाता है। तो कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन के अंतर्गत हम दो शब्दों या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। तो इसमें हम आपको दो चीज बताएंगे कि जिससे हम जोड़ेंगे उसका प्रयोग और कैसे वाक्य हो उस वाक्य को किन शब्दों के साथ जोड़ा जा सकता है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कहेगा कि राम इज ऑनेस्ट। राम इज ऑनेस्ट, राम इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है लेबोरियस, मेहनती। अब ये दो छोटा छोटा वाक्य है, इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे। तो इसमें पहले देखिए कि वाक्य में क्या है। व्यक्ति ऑनेस्ट भी है और व्यक्ति हार्ड वर्किंग भी है, मतलब दोनों जो है सो सेम क्वालिटी है, सेम क्वालिटी। जब सब्जेक्ट के पास दो सेम क्वालिटी हो तो ऐसे वाक्य को हम कैसे कंबाइन करेंगे। वैसे वाक्य को आप कंबाइन कर सकते हैं एंड से, एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। इससे आप जो है सो कंबाइन कर सकते हैं। तो पहले एंड से हम देखें, कंबाइन इसको करते हैं। जब सेम दोनों क्वालिटी हो तो उसको एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट उसका मतलब होता है सिर्फ ही नहीं, सिर्फ या केवल ही नहीं बल्कि भी। जैसे कह सकते हैं यहां पर पहला कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, राम इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग एंड से जोड़े। अब यहां पर एंड के जगह पर आप एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा से कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम इज ऑनेस्ट एज वेल एज हार्ड वर्किंग।
इससे भी आप कंबाइन कर सकते हैं। तीसरा आप बना सकते हैं बोथ एंड। तो जो क्वालिटी है ऑनेस्ट एक हार्ड वर्किंग, तो जो पहला क्वालिटी है उसके पहले बोथ और दूसरा क्वालिटी है उसके पहले एंड लगा देना है। बोथ एंड मतलब होता है और दोनों। तो क्या हो जाएगा, राम इज बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। जब दो समान क्वालिटी को बताना है तो इसमें सभी का प्रयोग कर सकते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब सिर्फ या केवल ही नहीं बल्कि भी। तो एक क्वालिटी के पहले डालेंगे नॉट ओनली, दूसरा क्वालिटी के पहले डालेंगे बट ऑल्सो। तो हिंदी क्या होगा, राम सिर्फ ईमानदार ही नहीं बल्कि हार्ड वर्किंग भी है, मतलब दोनों है। तो क्या हो जाएगा, राम इज not only honest but also hard working, तो दो समान गुण या अवगुण को बताने के लिए जब वैसे वाक्य को कंबाइन करना हो तो एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो से आप कंबाइन कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे कहेंगे ही इज रिच, वह अमीर है। ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। इसका मतलब पहले वाले वाक्य को आप देखें और दूसरे वाक्य को देखें तो एक तरह का विरोध है। विरोध को अंग्रेजी में कहा जाता है कंट्रास्ट। पहला वाक्य से दूसरा वाक्य में विरोध है। होना क्या चाहिए था, वह अमीर है, वह खुश है, लेकिन यहां पर विरोधाभास है। तो देखिए, जब पहला वाक्य से दूसरा वाक्य विरोधाभास हो तो वैसे वाक्य को आप कंबाइन कैसे करेंगे, पहला बट, दूसरा आपका हो जाएगा ऑल्दो के साथ येट आप देते हैं, दो से भी बना सकते हैं। फिर इवन इफ, इवन दो, इन दोनों का मतलब होता है भले ही क्यों न। ऑल्दो या दो का मतलब होता है यद्यपि। फिर इसका आप कंबाइन कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, या इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, दोनों का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। इसको आप कंबाइन कर सकते हैं स्टील, येट, नेवरदिलेस, नॉनदलेस, हाउएवर, ऑल द सेम। इस सब का मतलब हो गया आफ्टर ऑल। ये सब का मतलब एक ही है। कहां से, स्टील, एट, नेवरदिलेस, नॉनदलेस, हाउएवर, ऑल द सेम, आफ्टर ऑल, सब का मतलब है फिर भी।
तो जब पहला वाक्य से दूसरा वाक्य विरोध व्यक्त करे तो उन सभी वाक्य को इतने तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें इसको कंबाइन करते हैं। पहला हो गया ही इज रिच बट नॉट हैप्पी। अब देख ध्यान रखना है कि बट के प्रयोग में और एंड के प्रयोग में दो प्रयोग आप याद रखिएगा। पहले एंड में देख लीजिए, जैसे राम इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। इसमें एंड का एक सूक्ष्म प्रयोग याद रखिएगा कि एंड के बाद यदि पहला वाला ही सब्जेक्ट आ रहा है तो उसको नहीं लिखना है, पहले वाला ही वर्ब लाना है तो उसको नहीं लिखना है। यही बात होता है बट में भी, बट के बाद सेम सब्जेक्ट वही आ रहा हो नहीं लिखना है, वही वर्ब आ रहा हो नहीं लिखना है। तो इसमें क्या है, ही इज छिपा हुआ है और एंड के बाद राम इज छुपा हुआ है। तो इसको आप याद रखेंगे कि एंड और बट के प्रयोग में कि एंड या बट के बाद पहले वाला वाक्य का सब्जेक्ट दोबारा आ रहा हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वही वर्ब भी दोबारा आ रहा हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं ऑल्दो से इसको जोड़ेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। ऑल्दो का मतलब यद्यपि। अब एट का मतलब हो जाता है उस वाक्य में फिर भी। तो और कह सकते हैं कि यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। तो ऑल्दो ही इज रिच, येट का मतलब फिर भी। यहां पर आप कॉमा भी दे सकते हैं, एट या कॉमा दे सकते हैं। किस अर्थ में, फिर भी के अर्थ में। तो ऑल्दो ही इज रिच, येट या कॉमा भी दे सकते हैं, वह खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी। दो से ही बना सकते हैं, दो ही इज रिच, दो ही इज रिच। इसमें फिर भी के लिए एक सिर्फ कॉमा दीजिएगा। ऑल्दो वाला वाक्य में दोनों आ सकता है। ऑल्दो में दो का मतलब ही यद्यपि, दो का मतलब ही होता है यद्यपि। यद्यपि तो आपको याद रखना है कि ऑल्दो के साथ फिर भी के अर्थ में येट भी दे सकते हैं, कॉमा भी। लेकिन दो वाला वाक्य में सिर्फ कॉमा देंगे फिर भी के लिए। तो यद्यपि दो ही इज रिच, ही इज रिच, कॉमा। इस कॉमा का मतलब हो गया फिर भी। ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, अब इवन इफ या इवन दो से भी बना सकते हैं। दोनों का मतलब होता है भले ही क्यों न। तो इवन इफ भी लिख सकते हैं या इवन दो। इवन दो ही इज रिच, he is rich, comma, he is not happy, he is not happy। ठीक है, अब इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट से बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट।
डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो क्या कहेंगे इसमें कि अमीर होने के बावजूद, होना क्रिया है इज, तो जब इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का जब प्रयोग करेंगे तो होना के लिए हम बी का प्रयोग करेंगे। तो हम यहां पर बी का प्रयोग किए चौथा रूप में, तो बीइंग हो गया। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बाद जो वर्ब आएगा वो चौथा रूप में आएगा। तो इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट बीइंग रिच कॉमा ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, अब इसको लास्ट तरह से बना रहे हैं। अब इसमें देखिए फिर भी के लिए अंग्रेजी बहुत सा आया है। क्या क्या दिए हैं फिर भी के लिए? स्टिल, एट, नेवरदलेस, नॉनदलेस, हाउएवर, ऑल द सेम, आफ्टर ऑल, किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो छठा तरह से बना रहे हैं, ही बीच में लाइएगा इसको। ही इज रिच, वह अमीर है। फिर भी, तो फिर भी के लिए कोई आप प्रयोग कीजिए। स्टिल, येट, नेवरदलेस, जितना शब्द दिए हैं किसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। हम तीनों प्रयोग किए हैं, आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं फिर भी के अर्थ में। स्टिल, एट, नेवरदलेस, नॉनदलेस, हाउएवर, ऑल द सेम, आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज नॉट हैप्पी। तो आपको दो तरह का जो है सो इसमें हम बात बताए कि वैसे वाक्य को किस तरह से आप जो है सो कंबाइन कर सकते हैं। तो पहला बात बताए कि जब दोनों में का सेम क्वालिटी हो तो उसको कैसे कंबाइन करेंगे, और जब एक वाक्य से दूसरा वाक्य विरोधाभास व्यक्त करे तो वैसे वाक्य को हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। फिर हम अगले पार्ट में चलेंगे, अगला एग्जाम्पल चलेंगे कि कैसे जो है अगले वाक्य को हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तीसरा। आई सॉ हिम, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इस वाक्य में देखिए कि मैंने किसी व्यक्ति को कोई देखा या पाया या सुना। कब? जब वह कोई काम कर रहा था। मैंने उसको देखा, वह रोड पार कर रहा था। मैंने उसे सुना, वह एक फिल्मी सॉन्ग गा रहा था। तो इस वाक्य को हम कैसे कंबाइन करते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, उसका हिंदी हो जाता है क्रिया के अंत में ता हुआ, ती हुई, ते हुए। ठीक है, तो जैसे मैंने उसे देखा, वह क्रिकेट खेल रहा था, तो मैंने उसे देखा क्रिकेट खेलते हुए, ते हुए। मैंने तुम्हें सुना, तुम एक गीत गा रहा था, तो मैंने तुम्हें एक गीत गाते हुए सुना। तो उस ता हुआ, ती हुई जो हिंदी आ रहा है उसको आप वर्ब में आईएनजी लगा करके बनाते हैं। तो इसको कंबाइन किए करेंगे वर्ब में आईएनजी लगा करके। तो पहला वाक्य निकाल लीजिएगा, आई सॉ हिम, और सीधे वर्ब यहां पर आईएनजी लग करके आ जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट, सीधे V4 से आ गया आपका। ठीक है, मैंने मोहन को देखा, वह रोड पार कर रहा था, तो मैंने मोहन को रोड पार करते हुए देखा। आई सॉ मोहन क्रॉसिंग द रोड। तो जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं या पाते हैं या सुनते हैं कोई काम करते हुए, तो वैसे वाक्य को V4 मतलब वर्ब में आईएनजी लगा करके वैसे वाक्य को हम कंबाइन करते हैं।
अगला है ही ओपेंड द बॉक्स, ही टुक आउट ए नाइफ। उसने एक बक्सा खोला, उसने एक चाकू निकाला। यह भी कर सकते हैं मैंने एक सांप देखा, मैंने जोर से चिल्लाया। तो ऐसे वाक्य में आपको क्या पता लगता है कि एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वैसे वाक्य को भी वर्ब में आईएनजी लगाकर हम कंबाइन करते हैं और उस क्रिया का हिंदी हो जाता है अंत में कर धातु। जैसे है कि वह उसने बक्सा खोला, उसने एक चाकू निकाला, तो क्या कह सकते हैं बक्सा खोलकर उसने एक चाकू निकाला। तो जब वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं तो ओपन को वर्ब को आईएनजी लगा दीजिए, तो ओपनिंग द बॉक्स बक्सा खोलकर, दूसरा वाक्य जोड़ दीजिए ही टुक आउट ए नाइफ। जैसे उसने एक सांप देखा, वह जोर से चिल्लाया। तो सांप देखकर सीइंग ए स्नेक ही क्राइड लाउडली। ठीक है, पांचवा है ही वेंट टू पटना, वह पटना गया। ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, वह अपने पुराने दोस्तों से मिला। ये अगला एग्जाम्पल है। इसमें देख रहे हैं कि वह पटना गया और पटना जाने और अपने पुराने मित्रों से मिलने के बीच में कुछ ठहराव है, कुछ ठहराव है। तो जब ठहराव होता है तो वैसे वाक्य को कंबाइन करते हैं हैविंग प्लस V3 के द्वारा, हैविंग प्लस V3। क्रिया के अंत में कर धातु ही लगा हुआ रहेगा। तो इसको ध्यान रखना है कि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो तो उसको कंबाइन किया V4 से, लेकिन एक कार्य समाप्त करने के बाद दूसरे कार्य के बीच करने में ठहराव कुछ हो तो उसको हैविंग प्लस V3 से बनाते हैं। तो क्या कहेंगे पटना जाकर, बाकी दूसरा वाक्य जुड़ जाएगा। तो पटना जाकर तो क्या हो जाएगा हैविंग प्लस V3 गॉन टू पटना। ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। तो कर धातु वाला वाक्य का ट्रांसलेशन भी बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है ही वाज स्टैंडिंग, ही वाज वेटिंग फॉर द बस, वह खड़ा था, वह बस का इंतजार कर रहा था। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि दो कार्य एक साथ चल रहा है, वह खड़ा भी है, बस का इंतजार कर रहा है। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, वह टहल रहा था, वह कुछ खा रहा था। इसका मतलब कि टहलना और कुछ खाना दोनों कार्य एक साथ जारी है। वह लेटा हुआ था, वह रो रहा था, तो लेटकर वह रो रहा था, मतलब दोनों कार्य एक साथ जारी रहे। तो वैसे वर्ब में जो कर धातु आवेगा उसका अनुवाद भी V4 से बनाएंगे। तो इसमें क्या है, एक कार्य समाप्त, सॉरी इसमें गड़बड़ हो गया है। जब दो कार्य इसमें है आपका कि जब दो कार्य एक ही साथ, जब दो कार्य एक ही साथ जारी रहे, दोनों कार्य के साथ है। वह बैठा हुआ था, वह कुछ खा रहा था, तो बैठा भी हुआ है और खा भी रहा है, मतलब दोनों कार्य एक साथ जारी है। तो कह सकते हैं बैठकर वह कुछ खा रहा था। तो वैसे वाक्य में कर धातु के लिए वर्ब में आईएनजी ही लगा के प्रयोग कीजिएगा। आप पहले वाक्य में देखे होंगे कि एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य तुरंत शुरू हुआ, उसमें भी आपने V4 का प्रयोग किया, और जब दोनों कार्य एक साथ जारी रहे तो उसमें भी आपने V4 का प्रयोग किया।
लेकिन एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य के बीच कुछ ठहराव के बाद, कुछ ठहराव हुआ, तब दूसरा कार्य शुरू हुआ, तो उसको आप बनाया हैविंग प्लस V3 से। तो इसको क्या करेंगे, वह खड़ा था, वह बस का इंतजार कर रहा था, तो खड़ा होकर तो क्या हो गया, स्टैंडिंग, ही वॉज वेटिंग फॉर द बस। ठीक है। अगला देखिए, 7वां एग्जाम्पल है, आई शैल बाई यू ए बाइसिकल, मैं तुम्हारे लिए एक बाइसिकल खरीदूंगा। यू स्टडी सीरियसली, तुम स्टडी सीरियसली करते हो। इसका मतलब कि इस वाक्य में शर्त आ गया कि तुमको एक साइकिल खरीद करके दूंगा। शर्त क्या है कि तुम सीरियसली स्टडी करोगे। तो तुम स्टडी सीरियसली करोगे, तो वैसे वाक्य को कंबाइन कैसे करेंगे, इफ से। इफ का प्रयोग अफर्मेटिव में होगा। तो अफर्मेटिव में वाला वाक्य में जब शर्त हो तो इफ का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा, आई शैल बाई यू ए बाइसिकल इफ यू स्टडी सीरियसली। इफ यू स्टडी, तो शर्त के लिए किसका प्रयोग किया, इफ का। लेकिन यह वाक्य यदि निगेटिव में रहेगा तो या तो इफ को निगेटिव बना करके करेंगे और न तो अनलेस के द्वारा करेंगे, जो हम एग्जाम्पल 8 में हम बताते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे शर्त वाला वाक्य। शर्त वाला वाक्य यदि अफर्मेटिव में हो तो उसको हमने कंबाइन किया इफ से, लेकिन वही शर्त वाला वाक्य यदि निगेटिव में हो तो उसको कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान देंगे। जैसे यू डू नॉट हेल्प मी, देख रहे हैं निगेटिव है, आई शैल नॉट फिनिश द वर्क टिल नेक्स्ट फ्राइडे, तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो मैं इस काम को अगले फ्राइडे तक समाप्त नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूंगा। तो इसका मतलब कब, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो। तो जब शर्त वाला वाक्य निगेटिव में हो तो इसमें देख रहे हैं कि यदि वाक्य से कंडीशन व्यक्त हो तथा वाक्य निगेटिव में हो तो उसको दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। एक अनलेस से, तो अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं या यदि नहीं, तो उसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनलेस में खुद नॉट निहित है। अनलेस वाला वाक्य खुद निगेटिव होता है। अनलेस वाला वाक्य जो है सो खुद निगेटिव होता है। लेकिन जब इफ से बनाएंगे तो हमको निगेटिव वाक्य बनाना होगा, क्योंकि इफ का मतलब सिर्फ होता है यदि या अगर। तो देखें, तो यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो अनलेस, अनलेस मतलब हो गया अगर नहीं, नहीं चला गया इसमें, अगर नहीं, अनलेस यू हेल्प मी आई शैल नॉट फिनिश द वर्क, आई शैल नॉट फिनिश द वर्क टिल नेक्स्ट फ्राइडे। तो जब भी अनलेस का प्रयोग कीजिएगा तो समझ जाइएगा कि उस वाक्य का अर्थ निगेटिव है, उसमें नॉट निहित है। अनलेस में नॉट निहित होता है। लेकिन जब इफ से बनाएंगे तो हमको निगेटिव बनाना होगा, क्योंकि इफ का मतलब होता है यदि या अगर। तो क्या बनाए, इफ यू डू नॉट हेल्प मी आई शैल नॉट फिनिश द वर्क टिल नेक्स्ट फ्राइडे। तो निगेटिव वाक्य रहेगा तो दोनों तरह से आप कंबाइन कर सकते हैं, अनलेस से भी रह सकता है या इफ से बनाएंगे तो हमको निगेटिव बनाना पड़ेगा। 9वां एग्जाम्पल है, द सन सेट, सूरज डूब गया। वी रिटर्न्ड होम, हम लोग घर लौट आए। हम लोग घर कब लौट आए, सूरज के डूबने पर। मतलब इसमें हिंदी जो आ रहा है क्रिया के अंत में पर लगा हुआ है, तो अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सूरज के डूबने पर, एक कार्य समाप्त होने पर, तो क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, पर लगा हुआ है। तो वैसे वाक्य को कैसे बनाते हैं से ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर लिखे हैं कैसे कंबाइन करेंगे। आप सब्जेक्ट निकाल लेंगे, आई जो वर्ब आ रहा है इसके पहले हैविंग लगा करके वर्ब का तीसरा रूप कर देंगे। जैसे
डूबने पर तो हैविंग सेट, जाने पर हैविंग गॉन, पढ़ाने पर हैविंग टॉट, मदद करने पर हैविंग हेल्प्ड। देख रहे हैं, प्लस V3 और दूसरा वाक्य आप जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, सूर्य के डूबने पर हम लोग घर लौटे, तो द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, सूर्य के डूबने पर हम लोग घर लौटे, वी रिटर्न होम। ठीक है। 10वां एग्जाम्पल है, आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, मैं रोड पार कर रहा था। आई सॉ योर फादर साइकिलिंग, मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा साइकिलिंग करते हुए, साइकिल चलाते हुए। कब देखा, जब मैं रोड पार कर रहा था, मतलब मेरा पहला कार्य जारी ही था, मेरा पहला कार्य जारी ही था कि दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो गया था। इसका मतलब वाक्य में पहला कार्य जारी ही था कि दूसरा कार्य यदि संपन्न हो जाए तो उस वाक्य को हम कंबाइन करते हैं व्हाइल से। व्हाइल का मतलब जब होता है, और व्हाइल के प्रयोग से कार्य के जारी रहने का बोध होता है। तो इसको कंबाइन करेंगे तो व्हाइल जोड़ देंगे इसमें, तो व्हाइल आई वाज क्रॉसिंग द रोड कॉमा, तो व्हाइल वाला वाक्य में जो कॉमा देते हैं, इस कॉमा का मतलब समझिएगा तब। व्हाइल का मतलब हो जाता है जब, जब से कार्य जारी लिखे हैं, और उसमें कॉमा जो पड़ता है उसका हिंदी हो जाता है तब। तो जब मैं रोड पार कर रहा था तब मैंने तुम्हारे पिताजी को साइकिलिंग करते हुए, मतलब साइकिल चलाते हुए देखा। तो व्हाइल का प्रयोग कब, व्हाइल के प्रयोग से आप वाक्य को कब कंबाइन करेंगे, जब पहला कार्य जारी हो गया, वो जारी ही था, समाप्त हो वो नहीं किया था, समाप्त नहीं हुआ था, वो जारी ही था कि दूसरा कार्य शुरू हो गया। तो वैसे स्थिति में व्हाइल का प्रयोग करके हम वैसे वाक्य को कंबाइन करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। एग्जाम्पल 10 देखिए, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट नहीं है, यह वाक्य निगेटिव में है। ही इज नॉट लेबोरियस, वह मेहनती भी नहीं है, ये भी वाक्य निगेटिव है। तो जब दोनों वाक्य निगेटिव हो तो वैसे वाक्य को कंबाइन करते हैं किससे, नाइदर नॉर से। तो नाइदर नॉर का मतलब होता है न तो न तो देख रहे हैं कि वह इंटेलिजेंट नहीं है, वह लेबोरियस नहीं है, तो एक इंटेलिजेंट के पहले रखेंगे नाइदर और एक लेबोरियस के पहले रखेंगे नॉर। तो क्या हो जाएगा इसका कॉम्बिनेशन, ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस। ठीक है। अब जिसे कह सकते हैं कि ही, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार, राम इज नॉट ऑनेस्ट, राम ईमानदार नहीं है। राम इज नॉट सिंसियर, राम सिंसियर भी नहीं है, विश्वासी भी नहीं है। तो दोनों नहीं है, तो एक को ऑनेस्ट को नाइदर में डाल देंगे, नाइदर के पहले, और लेबोरियस के पहले नॉट डाल देंगे। जब दोनों वाक्य निगेटिव हो तो ध्यान रखना है वैसे वाक्य का कॉम्बिनेशन नाइदर नॉर से किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट ऑनेस्ट, राम इज नॉट लेबोरियस। तो राम इज नाइदर ऑनेस्ट नॉर लेबोरियस। तो नाइदर नॉर का प्रयोग कैसे वाक्य को कंबाइन करने के लिए करते हैं, जब दोनों वाक्य जो हो सो निगेटिव में हो। ठीक है। फिर हम अगला जो है आगे हम, ये एक्सरसाइज 10 हुआ, फिर हम आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल 11 की चर्चा करते हैं। 11वां क्वेश्चन आप देखिएगा, ही इज टू पुअर, वह बहुत ज्यादा गरीब है। ही कैनॉट हेल्प देम, वह उन लोगों की मदद नहीं कर सकता है। तो यहां पर देखिए कि बहुत ज्यादा के बाद जब एडजेक्टिव आता है तो इसका मतलब कि इसके साथ आने वाला वाक्य का अर्थ निगेटिव होता है। तो कोई चीज इतना ज्यादा है कि कोई काम नहीं हो सकता है,
तो आप रिमूव टू पढ़े होंगे, तो इसका कॉम्बिनेशन आप टू टू से कर सकते हैं या सो दैट से भी। रिमूव टू करते थे तो पहला टू के जगह पर सो और दूसरा टू के जगह पर दैट लाते थे। इन दोनों का अर्थ होता है इतना की, इतना की होता है। तब देखिए इसका कॉम्बिनेशन पहले टू टू से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज टू पुअर। आप फिर टू लगा करके अब सीधे वर्ब को जोड़ दें तो टू हेल्प देम। ठीक है, दूसरा कीजिएगा तो टू के जगह पर सो लाइएगा तो ही इज सो पुअर दैट, सो के साथ दैट के बाद सब्जेक्ट निकलेगा, ही कैन नॉट हेल्प देम। तो टू के साथ यदि एडजेक्टिव आता है तो उसके साथ आने वाला अगला जो वाक्य होता है उसका अर्थ स्वयं निगेटिव हो जाता है। तो उसको दो तरह से कंबाइन करेंगे, टू टू से और सो दैट से। अगला देखिए, ही इज वेरी केयरलेस, वह बहुत लापरवाह है। ही कैन नॉट डू दिस वर्क, तो वह इस काम को क्यों नहीं कर सकता है। इसका कारण बता रहा है पहला वाक्य। तो यदि पहला वाक्य कारण बतावे तो उसको सिंस चूंकि के अर्थ में या एज या सिंस दैट, तीनों का अर्थ चूंकि है, तो चूंकि से उसको कंबाइन करेंगे तो कह सकते हैं चूंकि वह बहुत लापरवाह है इसलिए वह इस काम को नहीं कर सकता है। तो प्रयोग किए हैं सिंस या एज या सिंस दैट ही इज वेरी केयरलेस, इसलिए के लिए चूंकि वाला वाक्य में कॉमा का प्रयोग करेंगे, सो का नहीं, क्योंकि सिंस एज और सिंस दैट से जो वाक्य बनता है चूंकि के अर्थ में, तो उसमें इसलिए के लिए सिर्फ कॉमा का प्रयोग करेंगे, ही कैन नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, अगला देखिए, ही इज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है। ही हैज टू मीट हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता से मिलना है। तो उसका दिल्ली जाने का यह क्या बता रहा है, उद्देश्य। क्यों दिल्ली जा रहा है, उद्देश्य है अपने माता पिता से मिलना। तो किसी कार्य को करने का यदि उद्देश्य बताना हो तो वैसे वाक्य को टू प्लस V1 से कंबाइन करते हैं, जिसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो टू प्लस V1 से ही उद्देश्य बताते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू दिल्ली टू मीट हिज पेरेंट्स। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखना चाहता है। तो उसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, अंग्रेजी सीखना। तो कह सकते हैं ही कम्स हियर टू लर्न इंग्लिश। तो किसी कार्य को करने के पीछे यदि उद्देश्य बताना हो तो उद्देश्य बताने के लिए इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, राहुल इज नॉट कमिंग टू प्ले, राहुल जो है सो खेलने के लिए नहीं आ रहा है। हिज मदर इज इल। अब देखिए दूसरा वाक्य जो है कारण बता रहा है, इसके पहले पहला वाक्य बताए थे कारण बताता था, पहला वाक्य तो चूंकि से बनाते थे, लेकिन दूसरा वाक्य जब कारण बताए तब उस वाक्य को बिकॉज से कंबाइन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, राहुल इज नॉट कमिंग टू प्ले, नहीं खेलने के लिए आ रहा है क्योंकि उसकी माँ बीमार है। तो बिकॉज हिज मदर इज इल। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही एब्यूज्ड मी, ही एब्यूज्ड मोहन, उसने मोहन को गाली दिया। मोहन बीट हिम, तो मोहन क्या किया, उसको पीटा। तो यह परिणाम बता रहा है, पहले वाला कार्य का परिणाम क्या हुआ वो परिणाम बता रहा है। तो परिणाम बताने के लिए सो का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही एब्यूज्ड मोहन, उसने मोहन को गाली दिया, इसलिए मोहन बीट हिम, इसलिए मोहन ने उसे पीटा। तो इसलिए के अर्थ में सो का प्रयोग कर करके उस वाक्य को हम कंबाइन करते हैं। अगला देखें, आई शैल गिव यू 5,000 रुपीज, यू रिटर्न इन ए मंथ। अब इस वाक्य में देखिए क्या है, कहा कि मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। तो एक शर्त रखा, शर्त क्या रखा
कि तुम 1 महीना में लौटा दोगे। तो यदि वाक्य से शर्त व्यक्त हो तो उस वाक्य को आप इफ से भी बनाए थे और इसको प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट से भी बना सकते हैं। तो उस प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है उस शर्त पर कि, तो हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा उस शर्त पर कि तुम 1 महीने में लौटा दोगे। तो क्या कंबाइंड हुआ? आई शैल गिव यू 5,000 रुपीज प्रोवाइडेड, या प्रोवाइडेड दैट भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ? उस शर्त पर कि, प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इन ए मंथ। तो यदि वाक्य से शर्त व्यक्त होता है तो 2 चीज इस्तेमाल करते हैं, इफ या प्रोवाइडेड दैट, साथ भी लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखे हैं? शी कैनॉट वॉक फास्ट, वह तेजी से नहीं दौड़ सकती है। एक क्वेश्चन है। शी इज 88, वह 88 साल की है। तो देखिए दूसरा वाक्य कारण बता रहा है, तो आप दूसरा वाक्य जब कारण बताया था तो आप बिकॉज का भी प्रयोग किए थे, वहां पर हम फॉर का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि के अर्थ में, उसी वाक्य को कंबाइन करने में। तो नीचे बताएंगे कि दोनों में क्या बारीकी अंतर है। तो क्या बना है? शी कैनॉट वॉक फास्ट, कॉमा, फॉर शी इज 88, क्योंकि वह 88 साल की है। तो यदि दूसरा वाक्य कारण बताता है तो बिकॉज का भी प्रयोग करते हैं और फॉर का भी। तब सोचेंगे कि फॉर का मतलब प्रीपोजिशन में के लिए क्या अर्थ होता है, तो यहां कंजंक्शन के रूप में है। तो कंजंक्शन में इसका पहचान है क्योंकि का अर्थ कब होगा फॉर का, इस फॉर के पहले कॉमा लग जाएगा, अब फॉर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि फॉर का अर्थ क्योंकि है, कारण बताने के लिए। तो इसको दूसरा वाक्य जब कारण बता रहा था तो हम फॉर का भी प्रयोग किए। अब रूल में देखिए 2 बात लिखे हैं कि यदि कोई कारण साधारण हो तो साधारण कारण व्यक्त करना हो तब बिकॉज का प्रयोग करें। देखिए साधारण सा कारण है कि क्यों नहीं खेलने के लिए आ रहा है, साधारण कारण है कि उसकी मां बीमार है। लेकिन यहां पर कहता है कि यदि कारण विशिष्ट हो, मतलब खास हो, विशेष हो, तब फॉर का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में करें। यदि कारण जो है विशेष हो तो यह वह तेजी से नहीं चल सकती है, इसका विशेष ही कारण है कि वह 88 साल की है। तो विशेष कारण जब बताया जाता है तो क्योंकि के अर्थ में फॉर, और साधारण सा कारण बताने में बिकॉज का प्रयोग करते हैं। तो कोई पूछे कि बिकॉज और फॉर में क्या अंतर हुआ, तो साधारण सा कारण व्यक्त करने में बिकॉज और विशिष्ट कारण बताने में फॉर का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में करें। कारण बताने में फॉर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कॉम्बिनेशन है पार्ट 1 यहां पर समाप्त होता है। हम अगला बार पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।